अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिलियरी अट्रेजिया। बिलियरी अट्रेजिया डिफाइन हुआ है कि कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हमारी एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की, जो कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ दी लाइफ हो। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ में हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बिलियरी ट्री है उसकी या तो कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम उसको बिलियरी अट्रेजिया कहेंगे। अब ये बिलियरी अट्रेजिया जो है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द केसेस ऑफ नियोनेटल कोलेस्टेसिस को अंडरलाई करता है और सिंगल मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है ये डेथ का फ्रॉम द लिवर डिजीज़ इन द अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसी की वजह से होती है। अब अप्रॉक्सीमेटली जो 50 to 60% बच्चे जो रेफ़र होते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको बिलियरी अट्रेजिया ही होता है। और हमने कहा कि ज़्यादातर 1/3 जो नियोनेटल कोलेस्टेसिस हम ऊपर पढ़ के आए उसका भी मेन कॉज यही होता है, अट्रेजिया 1/3। अब पैथोजेनेसिस क्या है, ये क्यों हुई है? 2 मेजर जो फॉर्म्स होती हैं बिलियरी अट्रेजिया की वो रिकॉग्नाइज हुई हैं। तो वो उसकी प्रिज्यूम जो टाइमिंग है ल्यूमिनल ऑब्लिट्रेशन की जिस टाइम पे होगा उस हिसाब से हमने इसको किया है क्लासीफाई। एक फीटल फॉर्म है जो कि तकरीबन एज मैनी एज 20% ऑफ द केसेस में होती है और इसमें ज़्यादातर बाकी भी कोई डेवलपमेंटल अनामली उस बच्चे को होगी, जैसे कि उसके थोरेसिक एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती हुई अनामली, जिसमें मेल रोटेशन ऑफ एब्डोमिनल विजरा भी हो सकता है, इंटरप्टेड इंफीरियर वेना कैवा हो सकती है, पोलीस्प्लीनिया और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। फीटल फॉर्म के अलावा दूसरी होती है पेरीनेटल फॉर्म। तो ज़्यादा कॉमन वाली ये पेरीनेटल फॉर्म है बिलियरी अट्रेजिया की, जिसमें अपेरेंटली तो वो बच्चा नॉर्मली डेवलप्ड उसका बिलियरी ट्री होगा, वो बस इंजर हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बर्थ के बाद। ठीक है, डेवलप बिल्कुल उसका नॉर्मली हुआ है। तो अब इसमें जो एटियोलॉजी होती है पेरीनेटल बिलियरी अट्रेजिया में वो अभी तक अननोन है। कोई वायरल इन्फेक्शन या टॉक्सिक एक्सपोजर जो है हम इसमें प्राइम सस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। अब उसमें मॉर्फोलॉजी अब क्या है बिलियरी अट्रेजिया की, तो सैलेंट जो फीचर है बिलियरी अट्रेजिया का कि हमें इसमें इन्फ्लामेशन और फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हेपेटिक या कॉमन बाइल डक्ट्स के। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। तो कुछ इंडिविजुअल्स में पेरीडक्ट्यूलर इन्फ्लामेशन जो है वो आगे जाके एक्सटेंड करेगी हमारे इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स के अंदर, तो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती जाएगी इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की भी। ठीक है, जब भी बिलियरी अट्रेजिया अनरिकॉग्नाइज हुआ, उसको हमने अनकरेक्टेड छोड़ दिया, तो सिरोसिस हो जाती है उस बच्चे में 3 से 6 माह के बर्थ के बाद। ठीक है, सिरोसिस। अब बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी मिलती है हमें पैटर्न ऑफ बिलियरी अट्रेजिया में। जब ये डिजीज़ सिर्फ कॉमन डक्ट तक अगर लिमिटेड है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, कॉमन बाइल डक्ट तक अगर लिमिटेड है या फिर ये राइट और लेफ़्ट हमारे हेपेटिक बाइल डक्ट्स में होगी, तो ये इंट्रा हेपेटिक ब्रांचेस, तो मतलब उसमें अगर साथ में इंट्रा हेपेटिक हमारी ब्रांचेस जो हैं पेटेंट हैं, तो हम डिज़ीज़ को सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कसाई प्रोसीजर कहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली 90% जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, जो 90% जो पेशेंट होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और वो हमारे उनकी मतलब बाइल डक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगी एट या अबव द पोर्टा हेपेटिस, बिल्कुल पोर्टा हेपेटिस वाली साइड पे ही उनको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस तरह के केसेस फिर करेक्टेबल नहीं होते, सिंस कि उनमें पेटेंट बाइल डक्ट्स नहीं हैं जिनको हम सर्जिकली अनास्टोमोज करें और अमेंडेबल हो, तो पेटेंट नहीं रही, तो इसलिए सही नहीं किया जा सकता। 90% इस तरह के केसेस होते हैं, वरना बाकी जो है उनमें हम कसाई प्रोसीजर करके सही कर सकते हैं अगर पेटेंट हो इंट्राहेपेटिक ब्रांचेस। ठीक है, तो अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। इन्फेंट्स जिनको बिलियरी अट्रेजिया हो जाता है वो प्रेजेंट करते हैं नियोनेटल कोलेस्टेसिस के साथ, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बर्थ वेट एग्जिबिट करेंगे बर्थ के टाइम पे, और पोस्ट नेटली उनका जो है वेट हो जाएगा वेट जो है वो गेन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें स्लाइट फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है। ठीक है, इसमें अट्रेजिया में से इनिशियली इनके जो स्टूल होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन फिर वो एकोलिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। असेंडिंग कोलिंजाइटिस हमने पढ़ा ये, और इसके अलावा इंट्राहेपेटिक जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की वो इम्पीड कर सकती है अटेम्प्ट एट द सर्जिकल रीसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड बाईपास ऑफ द बिलियरी ट्री। यानी ये सर्जरीज भी हम फिर नहीं कर सकते अगर उसमें असेंडिंग कोलिंजाइटिस हो जाता है या फिर वो डिजीज़ इंट्राहेपेटिकली अगर प्रोग्रेस कर गई, तो फिर हम इसको सर्जिकली भी सही नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांटेशन जो है डोनर लिवर का और उसके अकम्पनिंग जो बाइल डक्ट्स हैं उनका भी ट्रांसप्लांटेशन ही इसमें प्राइमरी होप होता है फॉर सेविंग दीज यंग पेशेंट। बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के इनकी 2 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है सर्जरी के बगैर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून कोलेंजियोपैथीज़। ऑटो इम्यून कोलेंजियोपैथीज़ कंप्राइज करती हैं, इसमें 2 डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो हमारी इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स को इन्वॉल्व करें।
जैसे कि प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो अब जो सैलिएंट फीचर है इनके वो टेबल में गिवन है, इसमें 16.5 में देखिए मेन फीचर्स हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के और स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस के। एज देखिए बिलियरी वाले में 50 साल की उम्र में ज़्यादातर होता है, लेकिन स्क्लेरोजिंग वाला जो है 30 ईयर्स एज में। बिलियरी वाला फीमेल में 90% होता है, स्क्लेरोजिंग 70% लेकिन मेल में। क्लिनिकल कोर्स जो बिलियरी वाली है वो प्रोग्रेसिव होती है, और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस तो अनप्रिडिक्टेबल तो है लेकिन प्रोग्रेसिव ये भी है। साथ में जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं वो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में जॉगरन सिंड्रोम होता है 70%, स्क्लेरोडर्मा 5%, थायराइड डिजीज़ 20%। स्क्लेरोजिंग वाले में साथ में पेशेंट को 70% चांस है कि IBD हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, 2.25% पैनक्रियाटाइटिस, और इडियोपैथिक फाइब्रोजिंग डिजीज़ भी हो सकती है जैसे रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। इनकी जब हम सीरोलॉजी करेंगे बिलियरी वालों की तो उनमें AMA पॉजिटिव हमें मिलते हैं, यानी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर 95%, और 20% ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होंगे, और 40% एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव। जबकि स्क्लेरोजिंग में हमें 0 to 5% एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेंगे, 6% एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और 65% एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव। रेडियोलॉजी इनकी डिफरेंट है, हमें बिलियरी वाला तो रेडियोलॉजी पे नॉर्मल मिलेगा, लेकिन स्क्लेरोजिंग में जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है स्ट्रिक्चर्स मिलेंगे, और बीडिंग हो जाएगी इसमें हमारी लार्ज बाइल डक्ट्स की, प्रूनिंग होगी हमारी स्मॉलर बाइल डक्ट्स की। डक्ट में कौन सी लेशन मिलेंगी, बिलियरी वाले में हमें फ्लोरिड डक्ट्स मिलेंगी, फ्लोरिड डक्ट लेशंस, ठीक है, और स्मॉल डक्ट्स जो है उनका सिर्फ लॉस हो जाएगा। जबकि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में हमें इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन मिलेगी हमारी एक्स्ट्रा हेपेटिक और लार्ज इंट्राहेपेटिक डक्ट्स की, फाइब्रोटिक ओब्लिटरेशन भी हो जाएगी मीडियम और स्मॉल इंट्राहेपेटिक डक्ट्स की, फाइब्रोटिक, ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्क्लेरोजिंग। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस PBC क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें जो प्राइमरी फीचर है वो है नॉन सुपरेटिव किस्म की, यानी बिना पस के नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारी स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स होती हैं, ठीक है, लिवर के अंदर वाली, उनकी नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हमारी जो लार्ज वाली इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स हैं और जो एक्स्ट्रा हेपेटिक यानी बाहर लिवर के जो बिलियरी ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बस स्मॉल और मीडियम साइज़ वाली इंट्रा हेपेटिक इन्वॉल्व होंगी। तो पहले इस डिजीज़ को हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते थे, लेकिन मोस्ट पेशेंट जो है ये इस स्टेज तक नहीं जाते सिरोसिस तक, तो इसीलिए अब हमने इसको नाम दे दिया है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ये ज़्यादा प्रेफर किया है। तो ये प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस ज़्यादातर प्राइमरीली मिडिल एज की वुमेन की डिजीज़ होती है जो कि फ़ीमेल हो, यानी फ़ीमेल टू मेल रेशियोज़ में 6:1 है। पीक इंसिडेंसी 40 से 50 साल के दरमियान होती है। ज़्यादा प्रेवलेंट नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न US में जैसे मिनेसोटा, जहाँ पे इसकी प्रेवलेंस जो है वो हाई है, तकरीबन 400 पर 1 मिलियन केसेस होते हैं। तो रिसेंट जो इंक्रीज़ आ गया है इसके इंसिडेंस में और प्रेवलेंस में अलॉन्ग द जियोग्राफिक क्लस्टरिंग, वो सजेस्ट करती है कि इसमें दोनों कुछ इन्वायरमेंटल भी और जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है इसके पैथोजेनेसिस में। अब जो इसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के पेशेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाए। पैथोजेनेसिस इस तरह के इस PBC का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, लेकिन बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो इसको ट्रिगर करती हैं, वो ट्रिगर जो इस प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस को इनिशिएट करवाता है वो अभी तक अननोन है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ हमने देखा कि ज़्यादा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हमें इसमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रियल वाली। T सेल स्पेसिफिक जो कि सर्टेन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के लिए होते हैं, वो भी अनदर फीचर है इस डिज़ीज़ का, और ये सपोर्ट करता है नोशन के इम्यून मेडिएटेड प्रोसेस हुआ है, ठीक है, इसमें T सेल्स भी हमें मिलेंगे स्पेसिफिक। बाकी फाइंडिंग सजेस्टिव जो है अल्टर्ड इम्यूनिटी की, उसमें है कि हमें एबरेंट एक्सप्रेशन MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का बाइल डक्ट्स पे मिलेगा, ठीक है, बाइल डक्ट के एपिथेलियल सेल्स पे, और इसके अलावा एक्यूमुलेशन हो जाती है ऑटो रिएक्टिव T सेल्स की हमारी बाइल डक्ट्स के अराउंड, और इसमें हमें फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन मिलती है बाकी एंटीबॉडीज़ की भी अगेंस्ट द न्यूक्लियर पोर प्रोटीन्स, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ मिलती है। तो इस सारी बातों से पता चल रहा है कि ये कोई ऑटो इम्यून ओरिजिन की डिजीज़ है। अब इसकी PBC यानी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की मॉर्फोलॉजी देखें। इंटरलोब्यूलर जो बाइल डक्ट्स होती हैं, इंटरलोब्यूलर, वो इसमें एक्टिवली डिस्ट्रॉय हो जाती है लिम्फोप्लाज्मा साइटिक इन्फ्लामेशन की वजह से, विथ या विदाउट ग्रेन्युलोमास।
ग्रेनुलोमास मिल भी सकते हैं, नहीं भी, इसी को हम कह रहे हैं फ्लोरिड डक्ट रिएक्शन। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस दिखाया गया है। ये देखिए पोर्टल ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है बाय एन इनफिल्ट्रेट ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, पूरा पोर्टल ट्रैक इसमें इनफिल्ट्रेट हो गया है। नोट करें हमें इसमें ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन भी नज़र आ रहा है बाइल डक्ट का, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, तो उस ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन को हम फ्लोरिड डक्ट रिएक्शन कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ बायोप्सी स्पेसिमेन जो है हावेवर वो उनमें हमें एक्टिव लेशंस नहीं नज़र आएंगी और सिर्फ हमें एब्सेंस मिलेगी बाइल डक्ट्स की पोर्टल ट्रैक में, बाइल डक्ट्स ही नहीं रहेंगी। डिजीज़ जो है ये क्वाइट पैची होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं होती है कहीं नहीं होती, और ये कॉमन है कि हमें सिंगल बाइल डक्ट जो है अंडर द इम्यून अटैक नज़र आए इन वन लेवल ऑफ द बायोप्सी स्पेसिमेन। एक बायोप्सी स्पेसिमेन में सिर्फ एक डक्ट भी इन्वॉल्व मिल सकती है, वाइल अदर नियर बाय जो डक्ट्स होंगी वो बिल्कुल अनअफेक्टेड मिल सकती हैं। अब डक्ट्यूलर रिएक्शंस जो है ये इसी डक्ट की इंजरी के बाद डक्ट्यूलर रिएक्शंस हो जाएंगे और ये इन टर्न पार्टिसिपेट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल सेप्टल फाइब्रोसिस। दोनों पोर्टल ट्रैक्स के दरमियान वाली जो सेप्टल फाइब्रोसिस हम पढ़ के आए वो हो जाएगी डक्ट्यूलर रिएक्शंस के बाद। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट अगर हमने इसको ना दिया तो ये डिजीज़ जो है आगे जाके वन ऑफ द टू पाथवेज फॉलो करेगी टू द एंड स्टेज डिजीज़। ठीक है, फर्स्ट में जो मोस्ट क्लासिक पाथवे है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड डक्ट का लॉस मिलेगा, बहुत ज़्यादा, जो स्लोली आगे जाके सिरोसिस की इस्टेब्लिशमेंट करवा देगा और इवेंचुअली प्रोफाउंड कोलिस्टेसिस होगी, एक्यूमुलेशन होती जाएगी बाइल वगैरह की। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अल्टरनेटिवली कुछ पेशेंट्स जो है इवेंचुअली प्रोमिनेंट पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप कर देते हैं रादर देन द सिवियर कोलिस्टेसिस, उनको बस कोलिस्टेसिस के बजाय पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। अब फॉर्चुनेटली अब ये दोनों जो आउटकम्स हैं आजकल ये रेयरली देखे गए हैं। क्लिनिकल फीचर्स है कि मोस्ट जो पेशेंट जो डायग्नोस होते हैं while asymptomatic following a workup triggered by the identification of elevated serum alkaline phosphatase level और severe itching, यानी वो ज़्यादातर जो है एसिम्टोमेटिक ही होते हैं, या तो उनको सीवियर किस्म की इचिंग होती है या उनका सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस ऐसे अचानक से उनको एलिवेटेड मिलता है, आइडेंटिफाई हुआ होता है, हो जाता है, तो फिर उनको पता चलता है कि उनको प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना इसमें ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। हमने देखा कि इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क थी, जो कि 90 to 95% में पेशेंट में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में। तो बाकी ऑटो एंटीबॉडीज़ भी हमें स्मॉल नंबर ऑफ केसेस में मिलती हैं। अब ये डिजीज़ हम लिवर बायोप्सी के थ्रू ही कंफर्म करते हैं, जो कि हम डायग्नोस्टिक कंसिडर करते हैं अगर हमें फ्लोरिड डक्ट रिएक्शन नज़र आ रहा है, फ्लोरिड डक्ट लीजन जो ग्रेनुलोमेटस थी। ठीक है, अब जब सिम्टम अपीयर होंगे तो इनका ऑनसीडियस सिम्टम्स का इंसीडियस होता है कि पेशेंट जो है टिपिकली कंप्लेन करेगा कि उसको स्लोली उसकी फटीग बढ़ती जा रही है और उसको प्लूराइटिस भी हो रहा है, खारिश हो रही है। अब रिसेंट ईयर्स में अर्ली जो ट्रीटमेंट होता है वो हम ओरल यूरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं, तो इसने ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर दिया है आउटकम कि ये स्लोली जो है वो डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है। ठीक है, ओरली हम यूरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक अनक्लियर है, लेकिन प्रेजुमेबली ये रिलेटेड है कि इसकी एबिलिटी होती है इस यूरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड की, ये हमारे बाइल एसिड के पूल में एंटर कर जाए और फिर वहाँ पे बाइल की जो कंपोजिशन है उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन को अल्टर कर दें। अब टाइम के साथ, इवन ट्रीटमेंट के साथ जो है कभी कभार सेकेंडरी फीचर्स भी इमर्ज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ज़ेंथिलाज्मा, स्टीटोरिया, विटामिन डी के मेल एब्जॉर्प्शन रिलेटेड ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। अब वो इंडिविजुअल्स जिनको प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस होता है उनको एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं ऑटो इम्यूनिटी की, जैसे कि उनको ड्राई आइज़ यानी सिका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या माउथ का भी जिसको जॉगरन सिंड्रोम कहते हैं, साथ में या उनको कोई सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो सकती है, थायरोडाइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रैनॉड फिनोमेना, सीलियक डिजीज़, यानी कोई ना कोई ऑटो इम्यून वाली होगी साथ में। लिवर की ट्रांसप्लांटेशन ही इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उनको जिनको एडवांस लिवर डिजीज़ हो गई है। तो दूसरी हमने कहा होती है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, PSC। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस कैरेक्टराइज हुआ है कि अब इसमें जो है इन्फ्लामेशन हो गई है और साथ में ऑब्लिटरेटिव फाइब्रोसिस हो जाएगी हमारी इंट्रा हेपेटिक एज वेल एज एक्स्ट्रा हेपेटिक वाली बाइल डक्ट्स की भी, तो उसकी वजह से फिर जो बाकी प्रिजर्व्ड वाले सेगमेंट है वो डायलेट कर जाएंगे, क्योंकि बाकियों में तो इन्फ्लामेशन और ऑब्लिटरेटिव फाइब्रोसिस हो रही है, तो जो सही वाले हैं उनमें डायलेशन हो जाएगी सेगमेंट्स की। अब देखिए इसमें इरेगुलर बिलियरी स्ट्रक्चर्स और डायलेशंस जो है ना, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की बीडिंग दिखाएगा। देखिए नज़र भी आ रहा है हमें बीडिंग अपीयरेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, डायलेशंस भी हो रही हैं।
तो इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की MRI पे हमें बीडिंग मिलेगी। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD बहुत ही कॉमनली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस उसमें होती है, वो इस तरह के पेशेंट में को एग्जिस्ट करेगी तकरीबन 70%, जिनको प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है। कन्वर्सली इसकी जो प्रेवेलेंस है PSC की इंडिविजुअल्स में जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, वो सिर्फ 4% है, कि मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को ये भी हो, सिर्फ 4% केसेस हैं। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की तरह PSC भी जो है वो 3rd to 5th डिकेड ऑफ द लाइफ में ही होती है, और इसमें 2:1 मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है। तो इस टेबल में भी हमने देखा कि इसमें मीडियन एज 30 ईयर्स थी, लेकिन मेल्स जो हैं 70% ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। पैथोजेनेसिस की समझें तो सेवरल फीचर्स जो हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के, वो सजेस्ट करते हैं कि ये भी इम्यूनोलॉजिकली ही मीडिएटेड इंजरी हो जाती है हमारी बाइल डक्ट्स की। T सेल्स हमें इसमें भी पेरीडक्टल स्ट्रोमा में मिलेंगे, और ऑटो एंटीबॉडीज़ भी नज़र आएंगी। तो ये मतलब इसकी HLA-B8 के साथ एसोसिएशन है, और बाकी MHC एलील्स के साथ भी, और क्लिनिकल लिंकेज होता है इसका, हमने कहा अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। तो ये सब सपोर्ट करता है कि इसमें कोई ना कोई इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस ही होता है। फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव्स जो हैं पेशेंट्स के, उनको भी PSC का ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको ये डिजीज़ हो जाए। ये सजेस्ट करता है कि इसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है। अब एक जो मॉडल है उसमें प्रपोज हुआ है कि T सेल्स जो हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं डैमेज म्यूकोजा ऑफ द पेशेंट विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके डैमेज म्यूकोजा में जो T सेल एक्टिवेट होंगे वो जाके लिवर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज भी करेंगे और क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगे उसी की बाइल डक्ट एंटीजन के साथ, और एक ऑटो इम्यून असॉल्ट इनिशिएट करवा देंगे बाइल डक्ट्स में। ऑटो एंटीबॉडी प्रोफाइल प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में जो है इतनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिस तरह प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में थी, लेकिन जो एटिपिकल पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये रिकॉग्नाइज करती हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो एंटीबॉडीज़ जाके न्यूक्लियर इन्वेलप को रिकॉग्नाइज करती हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोटीन को, ये 80% पेशेंट्स में हमें एंटीबॉडीज़ मिली हैं। पैथोजेनिक रिलेशनशिप इन एंटीबॉडीज़ का और इस प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस का अभी तक अननोन है। मॉर्फोलॉजी देखें तो हमें जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस मिलेंगे वो डिफ़र करेंगे बिटवीन द लार्ज डक्ट्स यानी इंट्रा हेपेटिक वाली और एक्स्ट्रा हेपेटिक वाली लार्ज डक्ट्स के दरमियान, और जो स्मॉल डक्ट्स हैं इनके दरमियान का मॉर्फोलॉजिक चेंज डिफरेंट है। लार्ज वाली में आपने याद रखना है कि इन्फ्लामेशन जो है वो बिल्कुल वैसी रिजेंबल करेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, उसी तरह की होगी, यानी कि न्यूट्रोफिल्स जो होंगे ना वो इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे एपिथेलियम के अंदर, सुपर इम्पोज ऑन द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बैकग्राउंड, ठीक है। उसके अंदर फिर न्यूट्रोफिल्स आ गए, इन्फ्लेम्ड एरियाज जो हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और स्कारिंग हो जाएगी, इनकी वजह से ल्यूमेन जो है बिल्कुल नैरो हो जाएगा। अब स्मॉलर डक्ट्स की बात करें तो उनमें हावेवर बिल्कुल थोड़ी सी लिटिल इन्फ्लामेशन होगी, और उनमें हमें स्ट्राइकिंग सर्कमफेरेंशियल या ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस मिलती है। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है छोटी वाली डक्ट्स में, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंशियल या ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस हो जाएगी अराउंड द एट्रोफिक डक्ट लूमन। तो उसका जो है फिगर भी बना हुआ है 16.29 में। ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है, जिसमें बाइल डक्ट में जो है देखें डीजेनरेशन हो गई है, और यानी जिस बाइल डक्ट में डीजेनरेशन हो गई है वो इंट्रैप हो गई है एक डेंस ऑनियन स्किन की तरह के कंसेंट्रिक स्कार के साथ। लूमन बिल्कुल देखें नैरो हो गया है, एट्रोफिक डक्ट लूमेन हो गया है, जो कि इवेंचुअली फिर ऑब्लिटरेट हो जाएगा और पीछे बस एक टॉम्ब स्टोन स्कार रह जाएगा। अब क्योंकि जो है लाइकलीहुड होता है सैम्पलिंग स्मॉल डक्ट लेजन्स का ऑन अ रैंडम नीडल बायोप्सी इज स्मॉल, डायग्नोसिस डिपेंड ऑन द रेडियोलॉजिक इमेजिंग ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड लार्ज इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स। यानी इन स्मॉल डक्ट्स की लीजन को अब हम बायोप्सी करके नहीं चेक कर सकते, इसलिए हम जो है रेडियोलॉजिकली इन एक्स्ट्रा और लार्ज इंट्राहेपेटिक डक्ट्स को देख के डायग्नोस करेंगे रेडियोलॉजिकली, जो हमने कहा हमें बीडेड अपीयरेंस मिलती है। अब जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो लिवर बहुत ज़्यादा कोलेस्टेटिक हो जाएगा और आगे सिरोसिस हो जाएगी। और आपने याद रखना है कि जो बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है ये भी इसमें हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है फिगर में। और कोलिंजोकार्सिनोमा जो है ये 7% ऑफ द पेशेंट में डेवलप कर जाता है, यूजुअली इसका फिर फैटल आउटकम होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स याद रखिएगा, पेशेंट जो है वो अटेंशन पे आएगा क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट किस्म की जो है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज उनके बढ़े हुए होंगे इस वजह से, और पार्टिकुलरली उन लोगों में जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है और वो रूटीनली स्क्रीन हो रहे हैं, स्क्रीनिंग होती रहती है उनकी, तो उनका एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ होगा। तो वो जो कि अब इसके अलावा अल्टरनेटिवली जो प्रोग्रेसिव जो है फटीग होगी पेशेंट को, देखिए प्लूराइटिस होगा, खारिश होगी, जॉन्डिस हो जाएगी। अक्यूट बाउट्स असेंडिंग कोलिंजाइटिस के भी जो है सिग्नल दे सकते हैं
सिग्नल करेंगे प्रोग्रेशन या प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। ठीक है, असेंडिंग कोलिंजाइटिस से पता चलेगा। अब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है ये होंगी क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इस कंडीशन में, और हमारा गाल ब्लेडर भी इन्वॉल्व देखा गया है। कुछ पेशेंट को स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जो है साथ में ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस के साथ भी एसोसिएटेड होता है। अब इस तरह के केसेस में ये प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जो है एक मैनिफेस्टेशन होगी IG4 रिलेटेड क्रोनिक डिजीज़ की। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जो है ये फॉलो करती है प्रोट्रैक्टेड कोर्स ऑफ 5 to 17 ईयर्स का, और जो सीवियरली एफ्लिक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको सिम्टम्स होंगे टिपिकल ऑफ क्रोनिक कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज़ वाले सिम्टम होंगे, जैसे लाइक उनको स्टीटोरिया होगा। अनलाइक जो हमने पहले बिलियरी सिरोसिस वाली पढ़ी कंडीशन, तो यहाँ पे कोई भी हमें सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता इसका। वैरायटी ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ट्राई किए गए हैं लेकिन उनमें से कोई भी डिजीज़ के कोर्स को अल्टर करता हुआ प्रूव नहीं हुआ। एंडोस्कोपिक डायलेशन हम करेंगे और स्फिंक्टेरोटोमी या स्टेंटिंग करेंगे ताकि सिर्फ जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वो रिलीव हो। लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है फॉर द इंडिविजुअल्स जिनको एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो गई है। दैट्स इट। समरी देखिए, हमने कोलेस्टेटिक डिजीज़ पढ़ी। सबसे पहले हमने कोलेस्टेसिस कहा कि अगर इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन हो बाइल की तो जॉन्डिस हो जाएगा और बाइल पिगमेंट एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएंगे हमारे हेपेटिक पैरेन्काइमा में। तो इसके डिफरेंट कॉजेज है, मैकेनिकली या इन्फ्लामेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या हमारी बाइल डक्ट्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ जाए हेपेटोसाइट की बाइल सिक्रीशन का, तो वो एक्यूमुलेट करेगा और कोलेस्टेसिस होगी। लार्ज बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हमने देखा ज़्यादातर गाल स्टोन के साथ एसोसिएटेड होती है और मैलिग्नेंसीज के साथ जो हेड ऑफ पेनक्रियाज को इन्वॉल्व करें। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन से सिरोसिस हो सकती है। देन है नियोनेटल कोलिस्टेसिस। ये हमने कहा कोई स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है और ये वेरियसली एसोसिएटेड होती है विद कोलेंजियोपैथीज, जैसे कि बिलियरी अट्रेजिया हो रहा था इसमें, और वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स की वजह से ये हो रहा था। तो ये इसमें ना कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है नियोनेट्स में, जिसको हम कलेक्टिवली नियोनेटल हेपाटाइटिस कहते हैं। लास्ट में हमने प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, प्रोग्रेसिव है, इन्फ्लामेटरी है, ज़्यादातर ग्रेन्युलोमेटस होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इस तरह की हमारी स्मॉल या मीडियम इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की। मिडिल एज की वुमेन को ज़्यादातर अफेक्ट करती है और उनमें हमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, या कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी जैसे जॉगरन सिंड्रोम, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। देन हमने प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस के बारे में कहा कि ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी स्क्लेरोजिंग डिस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स की, जो कि सारे साइजेस की होंगी, सब में ये अफेक्ट कर रही है। इसके डायग्नोसिस हम रेडियोलॉजिक इमेजिंग करेंगे बिलियरी ट्री की, तो हमें बीडेड अपीयरेंस मिलेगी। मोस्ट ऑफन यंगर मैन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ के साथ, पार्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। दैट्स इट। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, जो कि था कोलिस्टेटिक सिंड्रोम, सारे हमने कवर किए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लिवर एंड गाल ब्लेडर में। तो इसमें हम इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो इनटू द लिवर पढ़ेंगे, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर, हेपेटिक वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, पैसिव कंजेशन एंड सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस। सबसे पहला टॉपिक देखिए, हेपेटिक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं ये हमने इनको ग्रुप किया है अकॉर्डिंग टू वेदर ये डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटीज़ इनफ्लो में करवा रही है या फ्लो थ्रू या फिर आउटफ्लो ऑफ द ब्लड में एबनॉर्मलिटी हो रही है। तो इस फिगर में देखें 16.30 में यहाँ हेपेटिक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, फॉर्म्स और क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड हेपेटिक ब्लड फ्लो। तो इसमें पैथोजेनेसिस है और उसकी मैनिफेस्टेशंस है। पैथोजेनेसिस में देखिए अगर हमारा इम्पेयर्ड ब्लड इनफ्लो हो रहा है, क्यों इम्पेयर्ड ब्लड इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ही कम हो रहा है, या तो पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या हमारा इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक कोई थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो इनफ्लो सही नहीं हो रहा। तो उससे क्या मैनिफेस्टेशन होगी, इसोफेजियल वराइसिस डेवलप हो जाएंगी, स्प्लीनोमेगैली होगी और इंटेस्टाइनल कंजेशन होगी। दूसरा, अगर हमारा इम्पेयर्ड इंट्राहेपेटिक यानी लिवर के थ्रू जो है ब्लड फ्लो सही नहीं है, क्यों नहीं है सही, सिरोसिस की वजह से या साइनोसोइडल ऑक्लूजन की वजह से, तो उस वजह से एसाइटीज़ यानी सिरोसिस हो सकता है, ईसोफेजियल वराइसिस जिनको हम सिरोसिस कहते हैं, जो कि मतलब सिरोसिस में होती हैं, बनती हैं, हेपेटोमेगैली हो जाएगी, लिवर इनलार्ज हो जाएगा, और एलिवेटेड हमें अमाइनो ट्रांसफरेजेस मिलेंगे। इसके अलावा हेपेटिक वेन की आउटफ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बाहर नहीं आ पा रहा ब्लड, तो हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस की वजह से ये हो सकता है, जिसमें बर्ड-शेयरी सिंड्रोम में ऐसा होता है, या साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम में, जैसे कि आगे जाके ये सारी कंडीशन आउटफ्लो नहीं हो पा रहा लिवर से, तो एसाइटिस होगा, हेपेटोमेगैली, एब्डोमिनल पेन, एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेजेस एंड जॉन्डिस। तो सबसे पहले है कि इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो हो, हमारे लिवर के अंदर इम्पेयर हो गया है,
इसमें सबसे पहला है हेपेटिक आर्टरी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसमें देखिए लिवर इन्फार्क्ट जो है वो रेयर होते हैं। क्यों लिवर इन्फार्क्ट जो है रेयर है? थैंक टू द डबल ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर, ठीक है, डबल ब्लड सप्लाई की वजह से। अब नॉनथलेस थ्रोम्बोसिस अगर हो जाती है या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारी इंट्राहेपेटिक ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी की किसी एम्बोलिज्म की वजह से या नियोप्लेजिया की वजह से या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस से, जैसे कि पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोजा में होता है, तो इस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में जो है इन्फार्क्ट हो सकता है, जो कि या तो पेल होगा या हेमरेजिक होगा अगर वो सफ्यूज़ हो जाए ब्लड के साथ फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। जो पोर्टल सर्कुलेशन से भी आ रहा है ना, डबल ब्लड सप्लाई, तो इसीलिए हेमरेजिक या इन्फार्क्ट होगा। तो अब इस फिगर में देखिए यहाँ 16.31 में लिवर इन्फार्क्ट दिखाया गया है। ये एक थ्रोम्बस है जो कि लॉज हो गया है हमारी पेरिफेरल ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी के अंदर, एरो शो कर रहा है, और ये कंप्रेस कर रहा है हमारी साथ वाली एडजेसेंट जो पोर्टल वेन है उसको। डिस्टल हेपेटिक टिश्यू को भी कंप्रेस कर रहा है। डिस्टल हेपेटिक टिश्यू में पेल नज़र आ रहा है और हेमरेजिक मार्जिन भी मिल रहा है। हमारी मेन हेपेटिक आर्टरी की जो ब्लॉकेज है ये इस्केमिक नेक्रोसिस कभी भी नहीं करवाएगी ऑर्गन की, पार्टिकुलरली लिवर जो है वो अदरवाइज नॉर्मल होता है। जैसा कि रेट्रोग्रेड आर्टीरियल फ्लो जो है वो एक्सेसरी वेसल्स से हो रहा है और हमारी पोर्टल वेनस सप्लाई भी तो है, सफिशेंट है कि वो हमारे लिवर पैरेन्काइमा को सस्टेन रखे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा इन्फार्क्ट नहीं होता। दूसरा है अब हेपेटिक आर्टरी कॉम्प्रोमाइज़ हमने डिस्कस किया। अब क्यों हो रहा है इसके अलावा इम्पेयर ब्लड फ्लो टू द लिवर? पोर्टल वेन के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और थ्रोम्बोसिस। तो देखिए ब्लॉकेज हमारी एक्स्ट्रा हेपेटिक जो पोर्टल वेन है वो सिर्फ ओनली वैग सिम्टम करवाएगी, जो कि कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं और पोटेंशियली लीथल इवेंट हो सकता है। मोस्ट केसेस जो है वो फॉल करते हैं इन बिटवीन। ऑक्लूसिव डिजीज़ हमारी पोर्टल वेन की या उसकी मेजर रेडिकल्स की टिपिकली एब्डोमिनल पेन करवाएंगी या बाकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन, प्रिंसिपली जो ईसोफेजल वेराइसिस बनेगी जो कि प्रोन होती हैं टू रप्चर। एसाइटीज़ इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि इसका जो ब्लॉक है वो पेरीसाइनोसोइडल होता है, ठीक है, पेरीसाइनोसोइडल ब्लॉकेज हो रहा है। लेकिन अगर एसाइटिस होगी भी तो वो मैसिव किस्म की और इंट्रैक्टेबल होगी।